हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं सीटेट के लिए मिक्स क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट, सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। और इसमें हम करेंगे पेडागोजी और इंग्लिश के क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके लाइक से और सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, जिसमें दिया हुआ है बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। यहाँ पर तर्क दिया है बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि बच्चे के जो शारीरिक विकास के जो संज्ञानात्मक और सामाजिक क्षेत्र है वो उसको प्रभावित करते हैं। और क्या है कि यहाँ पर जो बच्चे के विकास के आयाम हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो कथन दिया गया है, वो जो उसका तर्क है वो उसकी एकदम से सही व्याख्या करता है। अगर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे तो प्रभावित ही कैसे करेंगे, जुड़े हुए हैं तभी प्रभावित करते हैं। तो दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ पर ये एकदम करेक्ट लिखी हुई हैं और जो ए है वो आर की व्याख्या भी एकदम से सही कर रहा है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है, यहाँ दिया हुआ है ए और आर दोनों सही हैं। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। बी में दिया है ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी में दिया है ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये तो रोंग ही हो जाएगा। ए आर दोनों गलत है तो ऐसा नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी रोंग हो जाएगा। जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आर और ए जो है ये दोनों सही हैं और आर जो है ए की वो सही व्याख्या भी करता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 में क्या है। विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर सिर से बाकी शरीर के हिस्सों की ओर बढ़ता हुआ जाता है। तो यहाँ पर बताना है सिर से पैर की तरफ अगर विकास की बात की जा रही है तो इसको क्या बोला जाता है, ये कौन सा सिद्धांत है। ये समीप और दूरगामी सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले पास का विकास हो रहा है फिर दूर की चीज़ों का विकास हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है शीर्षगामी सिद्धांत, अर्थात पहले शीर्ष का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा या ऊपर की चीज़। तो ऊपर के लिए हम क्या बोल सकते हैं, इसको सिर भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले किसका विकास यहाँ पर कह रहे हैं, सिर का कह रहे हैं, तो हमें शीर्षगामी विकास ही इसको कहेंगे। सी में दिया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत नहीं है। एक रूपता का सिद्धांत भी नहीं, किसी एक का विकास नहीं हो रहा है इसलिए एक रूपता का सिद्धांत भी नहीं है। सभी का विकास कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। सबसे पहले जो गर्भाशय होता है उसमें बच्चे का क्या बनता है, फीटस जो होता है उसका क्या बनता है, सबसे पहले सिर का ही निर्माण होता है। उसके बाद धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी और बाकी शरीर के जो बॉडी पार्ट हैं वो बनते हैं। तो वैसा ही है। और जब बच्चा जन्म भी ले लेता है उसके बाद भी क्या होता है, सबसे पहले मस्तिष्क का ही विकास होता है और उसके बाद क्या होता है, उसके हाथ पैर ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलप होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले जो मनुष्य के उसमें क्या होता है, सिर का विकास होता है और फिर उसके बाद क्या होता है, बॉडी के दूसरे पार्ट जो है उसके वो डेवलप हो जाते हैं, उनका विकास होता है। तो इस सिद्धांत को बोला जाता है शीर्षगामी सिद्धांत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है अनुवांशिक स्वभाव की पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित कीजिए। तो यहाँ पर अनुवांशिक स्वभाव की जो पहली निर्धारित प्रक्रिया है उनके बारे में बात की जा रही है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं इसको क्या कहते हैं। परिपक्वता कहते हैं, पाड़ कहते हैं, सी और डी ऑप्शन चेक करते हैं। बात अनुवांशिकता की जा रही है तो इसमें कोई अनुकूलन भी नहीं होगा और सामाजिकरण भी नहीं होगा। यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। स्वभाव में क्या आती है, परिपक्वता आती है, ना उसमें पाड़ आता है और ना ही क्या आता है, ना ही अनुकूलन होता है और ना ही सामाजिकरण होता है। स्वभाव का कोई सामाजिकरण नहीं होता, उसमें केवल क्या होती है, परिपक्वता देखी जाती है। किसी का स्वभाव परिपक्व होता है और किसी का अपरिपक्व होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। तो कौन से कारक हैं जो दिशा को निर्धारित करते हैं, पता लगता है कि बच्चे का संज्ञान बढ़ रहा है या घट रहा है या उसका कुछ विकास हो रहा है। तो यहाँ पर दिया है परिपक्वता। परिपक्वता होने पर पता लग जाता है कि संज्ञानात्मक विकास में कुछ वृद्धि हुई है या नहीं। अनुबंधन भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सजा का यहाँ पर कोई मतलब नहीं हो जाता है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है।
संज्ञानात्मक विकास के कार्यों में यहाँ पर क्रिया जो होती हैं उनके आधार पर भी अगर कोई बच्चा क्रिया करता है तो आप उसको समझ जाते हैं कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बेहतर हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको जज कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 5 में दिया है सामाजिक अनुभव। तो सामाजिक अनुभव भी संज्ञानात्मक विकास को दर्शाते हैं। समाज से कैसे अनुभव बच्चा प्राप्त कर रहा है तो और उसके अकॉर्डिंग बच्चे का क्या संज्ञान बढ़ रहा है, करते हैं कौन सा है देख लेते हैं। 4 ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं जिसमें चारों आ रहे हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर 3 है आप उसको कट कर देंगे। 3 वाला बी में है, इसको कट करेंगे। सी में भी है और ये डी वाले ऑप्शन में भी है। जिसमें 3 नहीं है वो आपका राइट हो जाएगा। तो अर्थात कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट हैं? 1st, 2nd, 4th और 5th वाला जो आंसर हो जाएगा ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है। तो उस बच्चे के बारे में आप क्या कहेंगे? जबकि ऐसा कुछ नहीं है, पानी घटता बढ़ता नहीं है, जितना पानी है बस बर्तन की शेप ले लेता है, उसका आकार ले लेता है। आपने विज्ञान में इसको पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर दे रखा है, क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ दिए हुए हैं बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, बच्चे ने वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल की है, जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है, बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। बच्चे के जो संरक्षण कौशल है वो विकसित अभी नहीं हुए हैं। बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि जो पानी है वो बढ़ घट नहीं रहा है, बर्तन के अनुसार क्या कर रहा है वो शेप ले रहा है, तो अर्थात उसको संरक्षण करना नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम हमें बताना है। तो पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास के क्रम दिए गए थे वो देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने संवेदी चालक दिया था, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक और उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। चलिए बाकी ऑप्शन आप जो हैं वो कट कर देंगे, उन्हें आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। हम ऑप्शन नंबर ए से ही समझ गए हैं कि हमारा आंसर जो है करेक्ट है। उन्होंने चारों अवस्थाएं दी थी और इनका क्या लिखा था, एज थी इनकी। जो संवेदी चालक होती है 0 से 2 वर्ष होती है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष की होती है, और जो मूर्त संक्रियात्मक है वो 7 से 11, और जो अमूर्त संक्रियात्मक जो होती है ये 13 वर्ष तक की आयु होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। पियाजे से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं तो आप इसका ध्यान अवश्य रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 में दिया है, नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो वह किस अवस्था में है? उसे डर है कि कहीं वह चोरी करते हुए ना पकड़ी जाए, तो वह कौन सी अवस्था में ये बताना है। उसको क्या लग रहा है तो वह माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाह रही है जिससे उसको दंड से बच सके वो। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। यहाँ दिया है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, यहाँ पर नहीं है। सजा और दंड आज्ञाकारिता अभिविन्यास ये है यहाँ पर। सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत यहाँ नहीं है। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की वह नहीं बनना चाह रही है। क्वेश्चन में दिया ही हुआ है क्या कि वह डर रही है और वह ये सोच रही है कि वह पकड़ी ना जाए, इसलिए यहाँ पर जो है वो सजा से बचना चाह रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? तो ये बात किसने कही है? बात अगर समाज की होती है और अंतःक्रिया की होती है और अपने से बड़ों से अंतःक्रिया करके सीख रहे हैं तो ज़रूरी है कि उनमें सामाजिकरण ही हो रहा है, और ये बात कही है हमारी। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की हैं, पियाजे हैं, हार्वर्ड गार्डनर है या लॉरेंस कोहलबर्ग हैं? तो हार्वर्ड गार्डनर नहीं है, लॉरेंस कोहलबर्ग भी नहीं है। ये जो बात की है ये की है लेव वाइगोत्स्की ने। जब भी समाज की या सामाजिक अंतःक्रिया की बात आ जाती है तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें आप जो राइट आंसर टिक करेंगे वो लेव वाइगोत्स्की होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? बात लेव वाइगोत्स्की की हो रही है तो आप क्या ध्यान रखेंगे? आप केवल समाज को ध्यान रखेंगे। आप जब भी आंसर करेंगे, ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ,
उनके सभी आंसर में क्या है, समाज का जिक्र जो है वो अवश्य होता हुआ दिखेगा। आप क्या करेंगे, समाज को या सामाजिक क्रिया या सामाजिक अंतः क्रिया कहीं दे रखा होगा तो आप आंख बंद करके लेफ्ट बायगोस्की लगा देंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे इधर उधर, कोई और ऑप्शन देखना भी आप पसंद नहीं करेंगे। जो सबसे राइट और सुटेबल आंसर होगा वो समाज होगा, और उसमें जो उसके अगर जनक के बारे में या सिद्धांतकर्ता के बारे में पूछा जाता है तो वो जरूरी ही लेफ्ट बायगोस्की ही होंगे। पेपर करा रही हूँ मैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, और जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने के चांस हैं 100% मैं वही करा रही हूँ। तो आप मेरी प्रैक्टिस सेट अवश्य करते रहिएगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। यहाँ पर यहाँ दे रखा है अनुकूलन। अनुकूलन की बात नहीं है, लेफ्ट बायगोस्की है तो पुनर्बलन भी नहीं होगा और अनुवांशिकता भी नहीं होगी। सांस्कृतिक परिवेश किससे जुड़ा हुआ होता है, समाज से जुड़ा हुआ होता है, समाज में ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या संस्कृति की बात होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। रॉबर्ट गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, कौन सी बुद्धि कहा जाता है। बात किसकी हो रही है, शरीर की और वस्तुओं की हो रही है। तो यहाँ पर तार्किक नहीं, केवल बुद्धि की बात होती तो, या दिमाग की बात होती तो तार्किक होती, ये नहीं होगी। शारीरिक गति और संवेदनात्मक बुद्धि हो सकती है, अंतःवैयक्तिक नहीं होगी क्योंकि भावनाओं से जुड़ी हुई बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। और भाषा की कोई जिक्र होता है कि इंग्लिश भाषा अच्छी बोलता है या एक साथ 2 भाषा बोलता है, 3 बोलता है, तो वो भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आता, वो भी नहीं होगा। यहाँ पर जो बात की जा रही है शरीर और वस्तुओं की जा रही है तो ये होगी शारीरिक गति और संवेदनात्मक बुद्धि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 में क्या है। दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है। बात की जा रही है दृश्य स्थानिक की, तो इस बुद्धि में क्या शामिल होता है। दृश्य का मतलब होता है देखना और स्थानिक का मतलब होता है स्थान। स्थान और देखने दोनों की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। छवि और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है लय, ताल, मीटर, स्वर। ये नहीं होगा, जहाँ पर लय आ गया वहाँ पर संगीत होगा तो इसलिए इसको कट कर देंगे। कहानी कविताओं को समझने, पढ़ने, पकड़ने, तो ये भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आएगा, ये भी नहीं होगा। प्राकृतिक रूपों जैसे जानवर, पौधों, प्रजाति, चट्टानों आदि को क्या करना, वर्गीकृत करने की क्षमता, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सबसे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी में जाएगा तार्किक, मगर यहाँ पर जो राइट आंसर है उसके लिए क्या बोलेंगे हम, दृश्य स्थानिक बुद्धि, अर्थात चीज़ों को देखना, उनकी कल्पना करना और उनके बारे में सोचने की क्षमता रखना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, यहाँ पर है लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो। किसको बढ़ावा देना है, एक टीचर क्या कह रहा है बच्चों को कि आप लड़कियों की तरह मत व्यवहार करिए, आप नम्र मत बनिए, आप कठोर बनिए, मजबूत बनिए। तो ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पर लड़का या लड़की की बात की जा रही है कि लड़कियों की तरह ऐसा नहीं करना है, लड़कियाँ ये कार्य करती हैं, लड़के ये कार्य करते हैं, लड़कियाँ रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं। तो इस तरह की जब बात आती हैं तो ये जेंडर समता नहीं होती है, यहाँ पर होती हैं जेंडर रूढ़िवादिताएं। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। जेंडर की भूमिका में कोई लचीलापन यहाँ पर नहीं है। लचीलापन होता तो ऐसा होता कि जो कार्य लड़की करती हैं वो लड़के भी कर सकते हैं, तो ये होता तो जेंडर में लचीलापन होता। यहाँ पर जेंडर समानता भी नहीं, कोई समानता की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, जो पुरानी परंपराएं धारणाएं हैं वो चली आ रही हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, चलिए देख लेते हैं। विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए, अर्थात कैसी बात की जा रही है, किस तरह के बच्चे हैं। विविध शिक्षार्थी हैं, कोई शारीरिक दक्षता वाला बच्चा है, किसी में अक्षमता है, किसी बच्चे में कोई विकार है, कोई जल्दी सीख रहा है, कोई धीमे सीख रहा है, किसी की गति तेज है। तो यहाँ पर कक्षा कैसी है, विविध तरह के शिक्षार्थी हैं यहाँ पर, तो उसमें कैसी शैक्षिक रणनीतियाँ होनी चाहिए। उचित समावेशन हो, मानकीकृत मूल्यांकन हो, गैर प्रासंगिक क्या पाठ्यक्रम हो या दृष्टिकोण में अनम्यता हो। दृष्टिकोण में नम्यता होनी चाहिए, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम भी नहीं हो और मानकीकृत मूल्यांकन भी नहीं हो सकता। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा उसके लिए क्या होगा, उचित समावेशन है। अर्थात क्या बात है, बच्चे हैं वो विविध शिक्षार्थी हैं, विविध तरह के बच्चे हैं, तो उनमें कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो क्या हो, उचित समावेशन हो, उनको सही ढंग से बिठाया जाए, उनके साथ सही तरह से बातें की जाए और उन्हें समूह में कार्य करना सिखाया जाए। अर्थात क्या हो, उनका समावेशन उचित तरह से हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 में क्या है।
यहाँ पर दिया है सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या हो सकता है। तो सीखने के लिए मूल्यांकन का महत्वपूर्ण पहलू क्या हो सकता है बताना है। ऑप्शन चेक करते हैं। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ दे रखा है मूल्यांकन कि किसी एक ही रणनीति से बच्चों की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है महत्वपूर्ण पहलू की, तो किसी एक मूल्यांकन विधि के द्वारा ही नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर तो ए रॉन्ग हो जाएगा। यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है, ये सही हो सकता है। चलिए सी पॉइंट देखते हैं, सी में क्या है। यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट ज़रूरतों को नहीं पहचानता। तो ये पहचानता है, मूल्यांकन के द्वारा ही क्या होता है, बच्चों की जो पता लगता है आपको कि बच्चा कहाँ सीख रहा है, कितनी कमी यहाँ वह कर रहा है, क्या त्रुटि कर रहा है, उसको क्या समस्या आ रही है, वह समायोजन क्यों नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है यह शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। तो ऐसा नहीं है, ये सभी बच्चों को पहचानने में मदद करता है। बच्चे में कितनी प्रगति हुई है, कितना उसका विकास हो रहा है और कहाँ उसको आवश्यकता है पाड़ देने की या स्कैप फोल्डिंग देने की या उसकी समस्याओं का समाधान करने की, तो ये सभी की पहचान करता है, ना कि केवल मंदबुद्धि बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे सुटेबल आंसर हमें मिला है वो हमें बी मिला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यह क्या करता है, सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है कि क्या बदलाव हो रहा है, क्या कितना बच्चा सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। 15 में दिया है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो हमें बताना है मूल्यांकन जो कक्षा में किया जाता है या अध्यापक के द्वारा किया जाता है तो उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या उसके एम हो वो। चलो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। यहाँ दिया हुआ है छात्रों में भय और तनाव पैदा करना। तो मूल्यांकन का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता। बच्चों को डराना या उनमें तनाव या स्ट्रेस पैदा करना उसका कार्य नहीं, उसका उद्देश्य नहीं है। असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना भी मूल्यांकन का कोई उद्देश्य नहीं होता। छात्रों के बीच तुलना करना भी, कोई प्रतिस्पर्धा करना, तुलना करना, ये सब चीज़ें जो हैं मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आती। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करता है। तो जी हाँ, मूल्यांकन जो है क्या करता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मदद करता है। और कैसे करता है, जब टीचर बच्चे का मूल्यांकन करता है तो उसको पता लगता है कि बच्चा कहाँ नहीं सीख पा रहा, उसमें कहाँ कमी आ रही है, उसको कहाँ ज़रूरत है कि टीचर उसकी मदद करे, उसकी समस्याओं को जाने, उनका समाधान करे। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता का ही कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सबसे सुटेबल है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है, इसमें लिखा है समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। तो ऐसा नहीं है। समावेशी कक्षा में क्या होता है, सभी बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कक्षा में एक बच्चा है या 4 बच्चे हैं। समावेश कक्षा में कई तरह के बच्चे होते हैं और भिन्न भिन्न वर्ग से आते हैं, भिन्न भिन्न समस्याओं वाले बच्चे भी हो सकते हैं, सामान्य बच्चे भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को ही पढ़ाया जा रहा है। जब सब बहुत सारे बच्चे कक्षा में होते हैं तो उनमें सभी बच्चों को सिखाया जाता है, तो केवल एक ही बच्चे को या एक ही प्रकार के बच्चों को लाभ नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देखते हैं आर में क्या दिया हुआ है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बच्चे बाधिता वाले शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को ही पोषित किया जाता है। तो यहाँ पर चलिए राइट आंसर देखते हैं क्या। यहाँ पर जो बात की गई है, ऐसा नहीं है कि समावेशी कक्षा की अवधारणा है ही नहीं कि केवल बाधित बच्चों को ही लाभ मिले, बाकियों को नहीं मिले। तो यहाँ पर जो तर्क है ये भी गलत है और जो इसका कथन है ये भी गलत है। चलिए इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ए आर दोनों सही है, ये नहीं होगा। ए आर दोनों सही है लेकिन आर की व्याख्या नहीं करता, ये भी नहीं होगा। ए सही लेकिन आर गलत, ऐसा भी नहीं, क्योंकि ये दोनों कथन ही यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में दिया है वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षक को किसका पालन करना चाहिए। तो किसका पालन शिक्षक को करना चाहिए। बच्चे हैं वंचित पृष्ठभूमि के, जिन्हें सभी जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा वंचित समूह से आ रहा है तो उसको शिक्षा का ही लाभ नहीं मिलता है, बाकी ज़रूरतें तो उसकी बाद में हो जाएंगी। सबसे पहले बात आप शिक्षा की ही करेंगे। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं यहाँ पर। यहाँ दिया हुआ है तो शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार का। तो बहिष्कार नहीं करना चाहिए। एक तो बच्चा स्वयं कैसे आ रहा है, वंचित पृष्ठभूमि से आ रहा है, ऊपर से आप उसका बहिष्कार करेंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा।
सामाजिक हास्याकरण भी नहीं। सामाजिक हास्याकरण का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपकी एक नोटबुक है और इसमें क्या होता है, किनारे पर एक लाइन खींची होती है जिसमें आप क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर नोट करते हैं या प्रश्नों को लिखते हैं, तो साइड में लिखते हैं, उसको किनारा बोला जाता है। अर्थात बाकी जो मेन कार्य होता है वो बीच में होता है, लाइनों में होता है। तो ऐसा ही क्या होता है, हास्याकरण इसको बोला जाता है। जो ये एरिया होता है इधर वाला, इसको हास्याकरण बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को बिल्कुल साइड कर दिया जाए या समाज से उसको बिल्कुल बाहर कर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर रॉन्ग है। सी में दिया है मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो बच्चे अगर आ रहे हैं कैसे समूह से, वंचित समूह से, तो उन्हें ज़रूरत किसकी है कि उन्हें लचीलेपन के पाठ्यक्रम से पढ़ाया जाए, उनको अधिक समय दिया जाए, उनको चीज़ें उनके अकॉर्डिंग समझाई जाएँ या उनकी मातृभाषा में समझाई जाएँ, तो बच्चे जल्दी सीखेंगे, आसानी से सीखेंगे। पर जब बात हो जाती है मानकीकृत पाठ्यचर्या की या पाठ्यक्रम की, तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो पाठ्यक्रम दिया है, मान लीजिए टीचर को बोला गया है कि आपको एक दिन में एक लेसन कंप्लीट कराना है, तो ऐसा नहीं है कि टीचर उसको एक दिन में ही कंप्लीट कराए। उसको क्या करना है, उसको वंचित समूह के बच्चों को देखते हुए उनके अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट कराना है। चाहे उसको 2 दिन में कराए, चाहे 4 दिन में कराए, जब तक वह नहीं समझते हैं तब तक वह नहीं उसको पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा। में देखते हैं, यहाँ दिया है विभेदित निर्देश। तो ये सही हो सकता है। विभेदित निर्देश अर्थात क्या, टीचर किसका पालन करे, इसका पालन करे कि सभी बच्चों के लिए वह अलग अलग तरह से कार्य कर सकता है। कोई बच्चा ऐसा है कि जो जल्दी सीख जाता है, तो उसको अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं होती है। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं सीख पा रहे हैं, वंचित समूह से आए हैं, तो उनको अधिक समय देने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर विभेदित निर्देश कार्य करेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में दिया है, निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझने वाले विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है। तो कौन सा है, चलिए देखते हैं। व्हील चेयर या पहिया कुर्सी। तो जी हाँ, व्हील चेयर जो होती है या पहिया कुर्सी जो होती है वो विकलांगता से जूझने वाले, जो शारीरिक विकलांगता से जूझ रहे हैं व्यक्ति, उनके लिए होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बी में देखते हैं। बड़ी मुद्रा वाली पुस्तकें उनके किसी कार्य की नहीं, शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर भी उनके किसी कार्य का नहीं, और स्पर्श सामग्री भी नहीं। ये सब चीज़ें जो हैं दृष्टिबाधिता से जूझने वाले बच्चों के लिए हैं। यहाँ पर जो सबसे सुटेबल आंसर है वो है विकलांगता से जूझने वाले बच्चों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीकी का पूछ रहे हैं, तो वो व्हील चेयर और पहिया कुर्सी हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ दिया है, गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयाँ किन छात्रों की विशिष्ट विशेषता हैं। तो जो बच्चे गणित की गणना नहीं कर पाते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, उनमें कौन सा विकार होता है या उनकी कौन सी विशिष्टताएं होती हैं वो बताना है। यहाँ पर गुणज वैकल्य है, पठन वैकल्य है, लेखन वैकल्य है, स्वालीनता है। ऑटिज्म होता है, बच्चा जब देर से बोलना शुरू करता है तो वो आता है। लेखन वैकल्य होता है डिस्ग्राफिया, अर्थात बच्चा लिख ही नहीं पाता है, बी को डी लिखता है, सी को ए लिखता है, कुछ भी लिख सकता है, तो यहाँ पर लेखन वैकल्य भी नहीं है। यहाँ पर पढ़ने में उसको कोई समस्या नहीं हो रही, बच्चा पढ़ पा रहा है, पर क्या नहीं कर पा रहा है, उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, अर्थात उसकी गणना नहीं कर पा रहा है। तो ये नाम से ही क्लियर है, गणना गुणज और कैलकुलेशन इंग्लिश में बोला जाता है, तो कैलकुलिया भी है। तो इसका जो राइट आंसर है उसको क्या बोलेंगे, गणित में किसकी आवश्यकता होती है, कैलकुलेशन की या गणना की आवश्यकता होती है। तो आप इसी से आप इसको याद रखेंगे। मैंने आपको एक टिप बता दी है, यहाँ पर गुणज वैकल्य या डिस्कैलकुलिया इसको बोला जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। यहाँ दिया है, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। तो रचनात्मक बच्चों में किस तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं हमें बताना है। विचारों में उनकी अनम्यता होती है, नहीं, विचारों में उनकी नम्यता होती है। यहाँ पर दे रखा है क्या, उबाऊ के लिए उच्च सहिष्णुता होती है, अर्थात क्या होते हैं, बच्चे एकदम से बोर हो जाते हैं, कोई चीज़ उनको पढ़ाई जाती है तो। जटिलता के लिए वरीयता होती है, या अभिसारी सोच आप यहाँ नहीं कहेंगे। अभिसारी सोच का मतलब क्या होता है, बच्चा एक समस्या का एक ही समाधान खोजता है, और अपसारी सोच होती है कि बच्चा एक समस्या के अनेक समाधान खोज रहा है, कई तरीकों से चीज़ों के उत्तर कर रहा है, सारी सोच हो जाती है। तो ये अभिसारी सोच भी नहीं होगा। यहाँ जो राइट आंसर है वो है क्या, अगर बच्चा कैसा है, रचनात्मक है, तो वो जटिलता के लिए वरीयता करेगा, अर्थात वह कठिन समस्याओं का समाधान खोजने की भी कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 21 में क्या है। 21 में दिया हुआ है, आफ्टर टेलिंग हर स्टूडेंट ए स्टोरी रोज ही गिव्स देम फ्लैश कार्ड्स, सी वांट्स टू देम अरेंज द फ्लैश कार्ड्स इन सिक्वेंस ऑफ द स्टोरी, वाट स्किल इज़ द टेस्टिंग। वह कौन सा स्किल टेस्ट कर रही है, क्या कर रही है एक टीचर।
एक टीचर कर रही है, बच्चों को एक स्टोरी सुना रही है और उसने उसके अकॉर्डिंग कुछ फ्लैश कार्ड दिए हैं जिन पर क्या है, चित्र छपे हुए हैं, और उस कहानी से मैच करते हुए चित्रों को उनके क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है, उनके क्रम में लगाना है। उस स्टोरी में जैसे जैसे कहानियाँ बढ़ती जा रही है उस हिसाब से उनको वो फ्लैश कार्ड क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। तो टीचर क्या चाह रही है, कौन सा स्किल, कौन सा कौशल उसको देखना है कि बच्चे कैसे करेंगे इसको। तो रीडिंग नहीं है क्योंकि इसमें कोई लिखने का कार्य नहीं हो रहा है। लिसनिंग हो सकता है, स्पीकिंग नहीं होगा क्योंकि बच्चे यहाँ पर बोल नहीं रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन नहीं है, बच्चे दृश्य नहीं कर रहे हैं, केवल देखना देखना नहीं हो रहा है। यहाँ पर सबसे सही कार्य क्या होगा, देखकर करेंगे आप बोल सकते हैं, पर जो सबसे सुटेबल है वो क्या, बी हो जाएगा। बच्चे सबसे पहले उसको सुनेंगे, अगर बच्चे ध्यान से सुनेंगे ही नहीं तो अरेंज कैसे करेंगे या उनको देखेंगे ही कैसे। तो यहाँ पर सबसे जो सुटेबल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। टीचर क्या करना चाह रही है, उनका कैसा कौशल देखना चाह रही है, वह उनका सुनने वाला कौशल को देखना चाह रही है, उसको टेस्ट करना चाह रही है कि बच्चे सही से सुन भी पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, उनका कक्षा में रुचि है या नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिसनिंग राइट है। चलिए आते हैं 22 पर। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दे रखा है साधना इज कैलकुलेटिंग द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट क्वेश्चंस। साधना जो है क्या कर रही है, टेस्ट क्वेश्चन का जो लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल, वो चेक कर रही है कि क्वेश्चन किस स्तर के हैं। इन वन ऑफ हर क्वेश्चन सी नोटिस द डिफ़िकल्टी लेवल हैज़ ए वैल्यू ऑफ 90। वाट शुड साधना डू टू द क्वेश्चन। मतलब वह क्या देखती है कि एक क्वेश्चन का जो कठिनाई स्तर है वो कितना है, 90% है। वाट शुड, तो उसको क्या करना चाहिए, साधना को उस क्वेश्चन के साथ क्या करना चाहिए। चलिए इसके ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ दे रखे हैं क्या, ऑप्शंस में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द आइटम शुड द कीप्ड इन द टेस्ट। उस क्वेश्चन को पेपर में रखना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना अगर कठिन क्वेश्चन है तो पेपर में रखकर कैसे बच्चे उसको कर पाएंगे। द आइटम शुड बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द टेस्ट। उसको क्या करना चाहिए, उस क्वेश्चन को टेस्ट से बाहर कर देना चाहिए। द आइटम इज़ मॉडरेट डिफ़िकल्टी फॉर द टेस्ट। क्वेश्चन जो है मॉडरेट है, थोड़ा सा टफ है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी नहीं होगा। डी में दिया है द आइटम इज़ ए गुड क्वेश्चन फॉर द टेस्ट। तो ऐसा क्वेश्चन गुड हो ही नहीं सकता। मान लीजिए आपने 100 नंबर का पेपर बनाया है, ठीक है, और उसमें से 90 नंबर ये क्वेश्चन ही ले जा रहा है, तो पेपर के लिए बचते कितने नंबर हैं, 10 नंबर बचते हैं। और पेपर कैसा है, पेपर में जो ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा टफ है और बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। जब टीचर ही समझ रहा है कि क्वेश्चन टफ है तो बच्चे तो कर ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं और 1 या 2 बच्चे ने कर दिया, बाकी नहीं कर पाए, तो कैसा हो जाएगा, बाकी का रिजल्ट कितना जाएगा, 10 पर जाएगा, डाउन जाएगा। तो टीचर को क्या करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन टेस्ट में रखने ही नहीं चाहिए कि बच्चे उसको सोल्व भी ना कर पाएँ। ऐसा तो हो सकता है कि 30 बच्चों में से 1 या 2 बच्चे ना करें, बाकी बच्चे कर पाएँ, 28 बच्चे आराम से कर लें। पर अगर ऐसा होता है कि 2 बच्चे कर पाएँ और 28 करते ही नहीं है, तो वो गलत हो जाता है यहाँ पर। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, उसको डिस्कार्डेड कर देना चाहिए, पेपर को में जो क्वेश्चन है उसको नहीं रखना चाहिए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया है द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक्स। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये होता है क्या, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल वाज गिवन बाय। तो बात किसकी होती है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, जब हम किसी से बातचीत करते हैं या आपस में ही बातचीत करते हैं तो उसमें कैसे कौशल का हम यूज़ करते हैं। और ये सिद्धांत किसने दिया है, ये स्टीफन क्रेसन ने नहीं दिया है, ये लेव वाइगोत्स्की ने नहीं दिया, B.F. स्किनर ने भी नहीं दिया। इसके जो जनक करता है, जिसने सिद्धांत दिया है, ये किसने दिया है, जिम क्यूमिन्स ने दिया है ये। तो यहाँ पर जो सबसे सुटेबल और राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट 24 देखते हैं। 4 में दिया हुआ है गुरजीत वांट्स टू टीच हर स्टूडेंट सोशल स्किल एंड सोशल लैंग्वेज। एक टीचर है, वह क्या चाह रही है कि वह अपने बच्चों को क्या सिखाए, सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा को सिखाए उन बच्चों को अपने। विच स्ट्रेटजी वुड बेस्ट सूट हर। तो उसमें कौन सी स्ट्रेटजी या रणनीति उसके लिए सूट करेगी, उसको क्या करना चाहिए इस कार्य के लिए। बात समाज की हो रही है, तो समाज के कार्य कैसे होंगे, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होंगे। तो यहाँ पर ड्रामा नहीं होगा, प्लेज भी नहीं होंगे, खेल भी नहीं होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी और डी चेक करते हैं। टीचर बच्चों में सामाजिक कौशल विकसित करना चाह रही है, सामाजिक भाषा बच्चों में विकसित करना चाह रही है, तो वह कैसे होगा, बच्चे ड्रामे को देखेंगे तो नहीं सीखेंगे, खेल खेलेंगे तो उसमें नहीं सीखेंगे,
कोई डिबेट होगी तो उसमें भी नहीं सीखेंगे। बच्चे कब सीखेंगे? जब बच्चे रोल प्ले करेंगे। आप बच्चों को एक स्किट देंगे, कोई ड्रामा देंगे, कोई नाटक देंगे और उसमें क्या कहेंगे कि आपको क्या करना है, कुछ संवाद उनको लिख कर देंगे कि आपको ये बोलने हैं। तो तब बच्चे रोल प्ले करेंगे, संवाद बोलेंगे, भूमिका निभाएंगे, तो तब बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, तब उनमें सामाजिक कौशलों का विकास ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो सबसे सुटेबल आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। यहाँ पर दिया है साइलेंट पीरियड इज़ क्रिटिकल इन लैंग्वेज लर्निंग। तो जो साइलेंट पीरियड होता है, जो मौन पीरियड होता है जिसको बोला जाता है, तो वो क्या होता है लैंग्वेज लर्निंग में? कैसा होता है? क्रिटिकल होता है, अर्थात कैसा होता है? जटिल होता है। दिस स्टेटमेंट इज़, यह स्टेटमेंट कैसा है? तो ये ट्रू है, पार्शली ट्रू है, या फॉल्स है, या फैक्चुअली इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर जो सबसे सुटेबल आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम ट्रू होता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। यहाँ बात की जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द बेसिक्स। बेसिक का क्या अर्थ होता है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होता है, जो एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो स्किल का यूज़ हम आपस में बात करने के लिए करते हैं। यहाँ पर दिया है एंड कैल्प क्या होता है? कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफेंसी होती है। तो कोग्निटिव का अर्थ क्या होता है? कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफेंसी का अर्थ होता है संज्ञानात्मक और अकादमिक भाषा दक्षता की बात की जा रही है, अर्थात ऐसी भाषा जो हम क्या बोलते हैं, अपने कार्यस्थल पर बोलते हैं, अपने विद्यालय में बोलते हैं, तो वहाँ पर हमारी लैंग्वेज जो होती है, जो स्किल होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। और जैसा कि हम घर पर बोलते हैं, अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, तब जो हमारे स्किल होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। जो हम बातचीत में अब चीज़ें यूज़ करते हैं वो थोड़ी अलग करते हैं। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाता है, ये दोनों चीज़ें जो हो जाती हैं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो जाती हैं। वो एक कार्य क्षेत्र की भाषा होती है और ये कैसा होता है? बेसिक इंटरपर्सनल वाला स्किल होता है। यहाँ पर दिया है कैल्प इज़ अनोदर वर्ड ऑफ बेसिक। तो बेसिक का अनोदर वर्ड नहीं, इसका दूसरा नाम नहीं है ये। कैल्प इज़ डिफरेंट फ्रॉम बेसिक, हाँ ये इससे भिन्न जरूर है। कैल्प इज़ नॉट रिलेट, ये रिलेट तो करता है इससे। ये क्या है? दोनों चीज़ें जो हैं एक स्किल के अंतर्गत आ रही हैं तो रिलेट तो करती हैं। कैल्प इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ बेसिक, इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है, इसकी कोई बढ़त नहीं है ये चीज़, या इसका बड़ा रूप नहीं है ये। तो यहाँ पर क्या है? ये एक दूसरे से क्या है? ये एक दूसरे से भिन्न है, डिफरेंट है, अलग हैं, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है एग्जाम्पल देकर। चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी? इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा और सीटेट की अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा।